क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बेटा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें कि हम ऑलमोस्ट चैप्टर के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। हमने पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल को अच्छे से समझा, हमने देखा बक्कल कैविटी को, हमने देखा ईसोफेगस को, हमने देखा स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, ड्यूडेनम को, जेजुनम को, इलियम को, लार्ज इंटेस्टाइन को, जिसमें देखा सीकम को, कोलोन को और रेक्टम को के एक एक हिस्से के बारे में हमने स्ट्रक्चर के डिटेल को जाना हमने कि, और ये भी देखा हमने कि कहां पर एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी ग्लैंड एसोसिएटेड होती है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर बात किया हमने, लिवर की बात किया हमने, गॉल ब्लैडर को देखा हमने, पेंक्रियास को देखा हमने, और हर एक ग्लैंड के सिक्रेशन को जान लिया हमने कि किस तरह के सिक्रेशन वहां से निकलते हैं। ठीक है, मतलब यह है कुल मिलाकर कि हम डाइजेशन के प्रोसेस में, या हम ऐसा बोले पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में किस प्रकार का ऑर्गन सिस्टम काम करता है उसको बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि एसिनर सेल्स किस ऑर्गन में देखने मिलती हैं, देख चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं आपसे। मैंने कहा आपसे कि बताइए कि किस ऑर्गन में आपको जो है वो एसिनर सेल देखने मिलती हैं। ठीक है, ये आपको कहां देखने मिलती हैं, आप मुझे बताइए बेटा कि किस ग्लैंड की डक्ट को हम जो है वो सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएंगे किस ग्लैंड की डक्ट को हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। के फिर आप बताएंगे मुझे कि डक्ट ऑफ रिविनस के रिविनस डक्ट आपको कहां देखने मिलती है। आप बताएंगे आपको फोरामेन सीकम आपको कहां देखने मिलता है, आप ये भी बताएंगे। आप बताएंगे फोरामेन सीकम कहां देखने मिलता है। ठीक है, फिर आप मुझे बताएंगे कि एसिनर सेल पूछा मैंने आपसे, सिस्टिक डक्ट पूछा, रिसिनस डक्ट पूछा, फोरामेन सीकम पूछा आपसे मैंने। फिर आप बताएंगे मुझे कि हिपैटिक लोब्यूल कहां देखने मिलते हैं आपको। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन कहां देखने मिलते हैं। अभी हम केवल बात कर रहे हैं कि ये किस बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है। एसिनर सेल्स कहां प्रेजेंट थी। ठीक है, सिस्टिक डक्ट किसकी डक्ट है, रिविनस डक्ट किसकी डक्ट है, फोरामेन सीकम कहां पर होता है, हेपेटिक लोब्यूल किस ऑर्गन में देखने मिलता है, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन किस ऑर्गन में हमको देखने मिलते हैं। क्या ठीक है, फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग्स आपको कहां देखने मिलते हैं। ठीक है, आपको टीनिया कोलाई कहां देखने मिलता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने डिस्कस की बेटा हमने के एक एक चीज को हमने डिस्कस किया अच्छे से। तो अब आपको ये लोकेशन, ये जो कीवर्ड है ना, ये दिमाग में घूमना चाहिए, याद रहना चाहिए, एक दूसरे से पूछते रहिए। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स को लिखकर दीवार पर लगा लीजिए बेटा, है ना, तो काम आएगा ये। चलिए ठीक है, तो चलिए, तो अभी आपके सामने पिछली क्लास में हमने क्या बात किया था, हमने बात किया था पेंक्रियास के ऊपर के। तो पेंक्रियास में मैंने आपसे कहा था बताइए मुझे कि जो मेन, अब ध्यान से बात सुनिए, जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है उसका दूसरा नाम क्या होता है, बताइए। आपके मेन पेंक्रियाटिक डक्ट को दूसरा नाम क्या होता है के। फिर एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट को हम क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं कि जो एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त पेंक्रियाटिक डक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों, अब देखो जो ये जो चीजें हैं ना बेटा, ये क्या होता है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर। फिर देखो हमने कल देखा था, हमने कहा था कि कई एंजाइम में से जो प्रो एंजाइम के फॉर्म में निकलते हैं, जैसे हमने कहा था कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंटेरोकाइनेज। फिर ट्रिप्सिन खुद भी एक स्टिमुलेंट के समान काम करता है जो काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, खुद भी ट्रिप्सिनोजन को वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट ट्रिप्सिन कर सकता है। तो ये सब चीजें हमें दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो जितनी बातें आपको बताई गई है क्लास के दौरान वो सब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जैसे हमने कहा था आपसे कि पेंक्रियास की डक्ट, अब देखो पेंक्रियास में जो एसिनर सेल्स हैं
आंसर दे दिया मैंने पहले क्वेश्चन का। पेंक्रियाज में जो एसिनर सेल्स है वो एंजाइम्स को रिलीज कर रही होती है, लेकिन जो पेंक्रियाज की जो डक्टल सेल्स है वो बाइकार्बोनेट्स रिलीज करती हैं। और उस बाइकार्बोनेट का क्या रोल होता है, हमने कहा था एसिड काइम जो आता है ना, तो उसके एसिडिक पीएच को जो है न्यूट्रलाइज करने में बाइकार्बोनेट की बड़ी भूमिका होती है। वाइल का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा बताइए मुझे, गॉल ब्लैडर में जब लीवर से बाइल आता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर में बाइल के स्टोर होने के दौरान क्या होता है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए करके, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि जैसे लीवर से गॉल ब्लैडर के अंदर जो है बाइल इकट्ठा होता है, तो बाइल में क्या होता है। ऑप्शन ए आपको मैं दे रहा हूं, इट बिकम्स मोर एल्कलाइन। ऑप्शन बी दे रहा हूं, इट बिकम्स लेस एल्कलाइन। ऑप्शन सी दे रखा हूं, इट बिकम्स मोर एसिडिक। ऑप्शन डी दे रहा हूं, इट बिकम्स लेस एसिडिक। सुन रहे हैं, पहला ऑप्शन है इट बिकम्स मोर एल्कलाइन, ऑप्शन बी है इट बिकम्स लेस एल्कलाइन, ऑप्शन सी है इट बिकम्स मोर एसिडिक, इट बिकम्स लेस एसिडिक के। तो आपको बताना है कि लीवर की तुलना में गॉल ब्लैडर के अंदर जब बाइल पहुंचता है तो वो मोर एल्कलाइन हो जाता है या कम एल्कलाइन हो जाता है, मोर एसिडिक हो जाता है या लेस एसिडिक हो जाता है, ये आपको बतलाना है, ठीक है, क्लियर। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन क्या पूछा है। चलिए फिर एक क्वेश्चन और है, बताइएगा बेटा, अल्फा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं। बीटा सेल, आइलैंड्स ऑफ लैंगर हैं जो कि पेंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट होता है, उसकी अल्फा सेल कौन सा एंजाइम रिलीज करती है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। अल्फा सेल कौन से हार्मोन को रिलीज करती है, बीटा सेल कौन से हार्मोन को रिलीज करती है और डेल्टा सेल किस हार्मोन को रिलीज करती है, आपको बताना है। नेम ऑफ हार्मोन्स के, नेम ऑफ हार्मोन्स रिलीज बाय अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल के। ये कौन से हार्मोन को, गामा डेल्टा सेल जो है वो कौन से हार्मोन को रिलीज करती हैं, ये आपको बतलाना है बेटा, ठीक है, क्लियर। फिर हमने देखा था बेटा, हमने इंसुलिन की बात की थी कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन कैसे जो है ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं। मैंने कहा था कि सेल्स जो है वो ग्लूकोज का इस्तेमाल तभी कर पाती हैं जब इंसुलिन प्रेजेंट हो, मतलब इंसुलिन जो है उसके इंसुलिन पर डिपेंडेंट ग्लूकोज की एंट्री सेल के अंदर होती है, इसलिए इंसुलिन जरूरी होता है पेरिफेरल ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन के लिए। जो ब्लड में ग्लूकोज होता है उसके यूटिलाइजेशन के लिए, उसके उपयोग के लिए इंसुलिन जरूरी होता है, ठीक है, क्लियर। तो हमने पिछली क्लास में क्या इस चार्ट को देखा था, मैं दोबारा आपको बताया, मैंने आपसे कहा था बेटा कि ये चार्ट आप कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। पता नहीं कितनों ने बनाया, दोबारा बता रहा हूं कि बेटा दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्लो डायग्राम जो आपके कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। जब हाई ब्लड शुगर होगा तो पेंक्रियास की सेल्स में जो उसको सेंस कर लेंगी और बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज करेगा। इंसुलिन पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाएगा, लिवर के अंदर ग्लाइकोजन के स्टोरेज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में इकट्ठा भी करेगा। इसका परिणाम स्वरूप ये होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होगा तो पेंक्रियास उसको सेंस कर लेगा, अल्फा सेल ग्लूकागॉन रिलीज करेंगी। ग्लूकागॉन लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर था उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा वो, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब आते हैं बेटा हम जो है, अब देखो सारे ऑर्गन पढ़ लिए हमने पूरा एलिमेंट्री कैनाल अच्छे से समझ लिया है, कहां से कौन सा एंजाइम निकलता है वो भी समझ लिया है हमने, के कौन सी ग्लैंड क्या एंजाइम रिलीज करती है, किस तरह का सलाइवा होता है, किस तरह का वाइल होता है, किस तरह का पेंक्रियाटिक जूस होता है, सबको समझ लिया हमने, है ना। सक्कस एंटेरिकस क्या होता है उस पर भी बात कर ली हमने। अब हमको एंजाइम मालूम है, जूसेस मालूम है, अब हम ये काम कैसे करते हैं, डाइजेशन कैसे होता है, इस पर हम आज बात करेंगे बेटा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम। The process of digestion is accomplished by mechanical and chemical process के पाचन की प्रक्रिया में जो है मैकेनिकल मतलब होता है यांत्रिक प्रक्रिया जिसमें कि तोड़ते हैं, फूड को क्रश करते हैं, यानी जो मैकेनिकल प्रोसेस इज बेसिकली इट इज फॉर द क्रशिंग, मिक्सिंग, मूविंग, तीन एस्पेक्ट में के मैंने कहा मैकेनिकल प्रक्रिया में फूड को क्रश किया, मिक्स किया और उसको आगे बढ़ा दिया, ये मैकेनिकल प्रोसेस में आता है। यानी जो भोजन को आप निगलते हो ना वो केमिकल प्रोसेस नहीं है, वो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, क्या जो भोजन को चबाते हो ना वो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, जो पेरिस्टालसिस में फूड आगे बढ़ रहा है वो मैकेनिकल प्रोसेस का हिस्सा हो गया बेटा, ठीक है। फिर जब हम केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं मतलब यहां पर हम बात कर रहे होते हैं रियल टाइम डाइजेशन की बात कर रहे होते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो कन्वर्ट करते हैं वो है डाइजेशन, ठीक है। द बक्कल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, बक्कल कैविटी में दो मेन काम होते हैं,
एक तो भोजन को चबाते हैं, मैस्टिकेशन ऑफ फूड होता है, दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ सोलिंग, भोजन को हम निगलने के लिए तैयार करते हैं, ठीक है, उसमें हम म्यूकस को मिलाते हैं, चिकनाहट प्रोवाइड करते हैं, और इस निगलने वाले कोर को कहते हैं, हम इसे बोलस कहते हैं, इसको याद है ना आपको कि फूड बोलस कहते हैं, ठीक है। द टीथ एंड टंग with the help of saliva masticate and mix up the food thoroughly, ये सब पढ़ चुके हैं हम। देखो बेटा, अभी मैं जो पढ़ के बता रहा हूं ना, ये सब कुछ चीजें हम ऑलरेडी क्लास में देख चुके हैं। अब ये हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चीजों को देखने के हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या उसको हम एक प्रकार से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम उसको, ठीक है, ऑलरेडी, जबकि हम ये सब कुछ जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि जो टीथ है, टंग है, ये सलाइवा की हेल्प से फूड को मैस्टिकेट करते हैं, उसमें मिक्स होता है और भोजन को निगलने के लिए वो तैयार करते हैं, ठीक है। देखिए एनिमेशन दांत के बारे में, ये क्रश करता है, मैकेनिकल प्रोसेस में रोल प्ले करता है, ठीक है। आपकी जीभ जो है फूड को सपोर्ट करती है, उसमें पैपिलीज होती है, फिलीफॉर्म पैपिली होती है कि जो फूड को जो है वो जगह पर रहने में हेल्प करती है। पैलेट होता है, हार्ड प्लेट में आपके जो है वो रिगी दिखाई पड़ते हैं, फोल्ड दिखाई पड़ते हैं, जो कि फूड को आप एक जगह पर रहने में हेल्प करते हैं, उससे हम फूड को चबा पाते हैं, और उसके बाद जब उसमें सलाइवा मिक्स होता है फिर उसे हम निगल पाते हैं। ऑलरेडी हमने इस बारे में बात की, देखो आप, है ना, फूड को हम चबा रहे हैं, एनिमेशन बतला रहा है आपको, ये सारी बातें कर चुके हैं हम बेटा, है ना। चबाने के बाद इसको आप देखिए, आप चबाया, निगल लिया, यानी मैस्टिकेशन और फूड को सॉलिडिंग के लिए तैयार करना, ये आपके बक्कल कैविटी के अंदर हो रहा है ना। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, यहां पर सलाइब्री एमाइलेज जो होता है, ये एंजाइम जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, वो सलाइवा के अंदर होता है, ठीक है, जो कि स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है, ठीक है। देखिए फूड को निगलने के दौरान हमने ये एनिमेशन पहले भी देखा हुआ बेटा, हमने कहा कि ईसोफेगस से पेरिस्टाल्सिस के थ्रू फूड कहां पहुंचा, स्टमक के अंदर पहुंच रहा है निगलने के बाद, क्या ईसोफेगस में कोई भी जो है वो केमिकल प्रोसेस नहीं होती है, ईसोफेगस कोई एंजाइम रिलीज नहीं करता है, इट्स अ ट्यूब दैट कनेक्ट द बक्कल कैविटी विद द स्टमक, ठीक है ना, स्टमक में फूड रुकता है, ठीक है, क्लियर। म्यूकस इन सलाइवा helps in lubricating and adhering the masticated food particle into the bolus के, देखो जब सलाइवा का जो म्यूकस होता है वो फूड पार्टिकल में जाता है, मिक्स होता है, तो वो पूरे के पूरे भोजन के निवाले को एक साथ एक लुगदी में, कागज की लुगदी देखिए आपने, के एक बंच में कन्वर्ट करता है ताकि आप फूड को निगल पाए। अदरवाइज क्या होता है कि फूड पार्टिकल, जैसे आपने जो है वो रोटी लिया, आपने सब्जी लगाया आपने और मुंह में लिया आपने, अब उसमें क्या है, जब आपने रोटी और सब्जी को लिया ना, तो आपका रोटी का टुकड़ा अलग था, उसमें सब्जी उसके अंदर अलग थी, है ना, ठीक है। सब्जी मान लो आलू मेथी की सब्जी है, तो मेथी की भाजी अलग है, आलू अलग है, उसमें मान लिया हमने ऐसी सब्जी है, क्योंकि कल हमारे घर में तो यही बना था शाम को, तो वही से बस सब्जी मान ली मैंने, तो अब आपने उसको चबाकर निगला, ठीक है। तो जब चबाते हैं ना आप, तो वो पूरा का पूरा क्रश होकर एक सार रहता है, एक समान रहता है, वो उसमें म्यूसिन मिलता है, उसमें सलाइवा मिलता है उसमें, और वो निगलने के लिए एक लुगदी जैसा कन्वर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं बोलस कहते हैं, उसको हम निगल पाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ना डायरेक्टली यदि आपने वो रोटी और सब्जी लेकर सीधा निगल लिया तो फंस जाएगा गले में, आप निगल नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। The bolus is then conveyed into the pharynx, then into the esophagus by swallowing और डिग्लूटेशन के, निगलने की प्रक्रिया को हम डिग्लूटेशन कहते हैं, यानी पहले आपने बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी से फूड को कहां भेजा आपने, ओरोफेरिंक्स तक के, यानी फेरिंक्स का वो हिस्सा जो निगलने में हेल्प कर रहा होता है वो ओरो, नेजोफेरिंक्स तो जो है वो रेस्पिरेटरी पाथवे से कनेक्टेड है, ओरोफेरिंक्स वाला हिस्सा देखा था हमने, 3 तरह का फेरिंक्स का हिस्सा देखा था हमने, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स, याद है ना, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि ओरल कैविटी से ये ओरोफेरिंक्स तक आया, वहां से इसको जो है वो ईसोफेगस में डाल दिया गया, और पेरिस्टाल्सिस के थ्रू ये कहां पहुंचा, स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है। द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस के ऊपर भी बात किया, इसका भी एनिमेशन देखा हुआ है हम लोगों ने, देखो ये मैं एनसीईआरटी दिखा रहा हूं, देखो सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने, ये सब हमने जब ऑर्गन पढ़ रहे थे तभी हम सब कुछ ये डिस्कस कर चुके थे हम, ठीक है। The gastroesophageal sphincter control the passage of food into the stomach, देखो ये भी पढ़ा हमने कहा था ईसोफेगस के निचले हिस्से में जो है वो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो है वो कार्डियक स्फिंक्टर वर्ड भी हम यूज करते हैं, इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये ओपन होगा तो ईसोफेगस से फूड कहां चला जाएगा, वो स्टमक के अंदर वो पहुंच जाएगा, वो के
This saliva secreted into the oral cavity contains electrolyte, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट होता है, एंजाइम्स होते हैं, और मेन एंजाइम्स में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है और लाइसोजाइम। ये क्या होता है, ये एंटी बैक्टीरियल होता है, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना। और सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च के पाचन में हेल्प करता है, ये भी देखा है हमने, ठीक है। The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase। ठीक है, आपको बता दूं मैं कि salivary amylase क्या करता है, स्टार्च पर क्रिया करता है और उसे माल्टोज में कन्वर्ट करता है। बेसिकली इसे ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है, यानी जो salivary amylase स्टाइलिन जो होता है वो स्टार्च का पर क्रिया करता है और उसे कन्वर्ट करता है, ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, टाइलेंट के। और थोड़ी मात्रा में माल्टेज जो है वो सलाइवा में होता है, जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसलिए देर तक जब आप रोटी को चबाते हो तो आपको मीठी लगने लगती है, ठीक है ना, क्योंकि स्वाद हमको केवल ग्लूकोज का आता है, शुगर का आता है। क्लियर। तो हमने क्या कहा आपसे कि जो केमिकल प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो ओरल कैविटी से ही शुरू हो चुका होता है और सबसे पहले स्टार्च के पाचन की शुरुआत होती है। और स्टार्च मतलब क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है, और एंजाइम यहां पे रोल प्ले करता है सलाइवरी एमाइलेज। मतलब डाइजेशन के प्रोसेस में अब देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन कर रहा है, डाइजेशन के प्रोसेस में पहला एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम कौन सा है जो काम शुरू करता है, तो फर्स्ट एंजाइम जो काम शुरू करता है वो है सलाइवरी एमाइलेज, स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है वो, ठीक है। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम। ऑप्टिमम पीएच 6.8 होता है, सलाइवा का जो पीएच है वो 6.8 होता है, उस पर ये काम करता है और उसको वो माल्टोज में कन्वर्ट करता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तकरीबन 30% स्टार्च, यानी जो भी आप खाते हैं उस फूड में यदि स्टार्च प्रेजेंट है। अब स्टार्च किस किस फूड में, भाई स्टार्च जो है वो आपके चावल के अंदर है, राइस के अंदर है, ठीक है, पोटैटो आलू के अंदर है, ठीक है, गेहूं के अंदर है, यानी जो भी आप सोर्स खाते हैं उसमें स्टार्च बड़ी मात्रा में होता है। तो स्टार्च जो होता है उसका 30% जो है वो ओरल कैविटी में ही जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो चुका होता है। यहां पर पीएच होता है 6.8, जिस पर सलाइवरी एमाइलेज स्टाइलिन काम करता है। लाइसोजाइम जो सलाइवा के अंदर होता है, ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है और बैक्टीरिया को जो है वो ग्रो होने से रोकता है, ठीक है। तो एक प्रकार से डिफेंसिव फंक्शन हो गया ये, क्लियर। फिर अब आ गए कहां पर हम, अब हमने क्या किया, देखो अभी हमने क्या किया, हमने ओरल कैविटी की बात किया। अब ईसोफेगस में मैंने आपको कहा था, ईसोफेगस में सिर्फ म्यूकस होता है, सिर्फ म्यूकस निकल रहा होता है ताकि वहां पे चिकनाहट बनी रहे और भोजन को निगलकर जो है वो स्टमक तक पहुंचा सके हम, ठीक है। अब स्टमक में आ गए, स्टमक की म्यूकोसा के अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। याद है आपको, हम लोगों ने क्लास में कहा था कि गैस्ट्रिक पिट होते हैं, ठीक है, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, उनमें ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, उनमें बेटा जो है वो क्या होती है, उसमें चीफ सेल होती है, उनमें जो है म्यूकस सेल होती है, गोबलेट सेल होती है, याद है ना, पढ़ा था हमने के। तो क्या कहा मैंने आपसे, यहां पे एनसीईआरटी लिखता है कि स्टमक की म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है और गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक है म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस रिलीज करती है, दूसरा है पेप्टिक और चीफ सेल जो कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को रिलीज करती हैं, तीसरा है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जो कि एचसीएल को रिलीज करती हैं। याद रखिएगा, जो थिक म्यूकोसा होती है स्टमक की, जो थिक म्यूकोसा होती है ना, वो जो थिक म्यूकस, ऐसा म्यूकोसा हम लोग थिक म्यूकस लेयर, स्टमक में जो थिक म्यूकस, हमेशा म्यूकोसा ना बोल के हम लिखेंगे ऐसा कि स्टमक में जो थिक म्यूकस लेयर होती है, ये एसिड के इफेक्ट से, ये एसिड के इफेक्ट से स्टमक की वॉल को बचाती है। यदि ध्यान से बात सुनिए, एक बड़े पते की बात है, स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा है उसमें म्यूकोसा के ऊपर क्या बेटा जो है, जो थिक म्यूकस लेयर होती है, जो मोटी म्यूकस लेयर होती है, वो स्टमक को एसिड, क्योंकि यहां पर पीएच 1 से लेकर 3 तक पीएच यहां पे हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो वहां पर HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो चाहे तो वो स्टमक को में छेद कर सकता है, उसको जला सकता है, तो तब भी वो स्टमक बचा रहता है क्योंकि वहां पर थिक म्यूकस लेयर होती है। अब एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है, खतरनाक बैक्टीरिया, उसका नाम है, उस बैक्टीरिया का नाम है, एक सेकंड, दैट बैक्टीरिया नेम एज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हमने कहा एक बैक्टीरिया, उसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। एक बैक्टीरिया, इसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अभी क्या ये मैंने चेंज किया है डिवाइस, तो मेरा हाथ बार बार लगाता है स्विच, तो मैं एग्जिट कर जाता हूं सिस्टम से। तो चलिए अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो बैक्टीरिया है उसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर
बैक्टर पाइलोरी, ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, जो म्यूकस लेयर की जो म्यूकस लेयर, जो म्यूकस यहां प्रेजेंट है उसे खाता है उठ के, यानी गैस्ट्रिक म्यूकोसा के ऊपर ग्रो करता है, ये म्यूकस को खा लेता है। और यदि कोई बैक्टीरिया स्टमक के अंदर म्यूकस को खा लेगा तो एसिड क्या करेगा, एसिड जो स्टमक में जाकर एक्ट करेगा, तो वहां पे गैस्ट्रिक अल्सर आता है। यहां पे क्या होता है, इससे स्टमक अल्सर जो होते हैं ना, जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो इस बैक्टीरिया से हो जाते हैं, जो बाद में कई बार स्टमक के कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को खाने वाला बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर के लिए और गैस्ट्रिक कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। के चलिए आगे बात करेंगे, जब हम डिजीज पढ़ेंगे तब इस पर बात करेंगे। अभी मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा आपसे कि स्टमक की म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जिनमें 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। म्यूकस या नेक सेल जो म्यूकस को रिलीज करती है, पेप्टिक और चीफ सेल जो प्रो एंजाइम पेप्सिन को रिलीज करते हैं, जो एसिडिक एनवायरनमेंट में आने के बाद HCl के संपर्क में आने के बाद पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और ये प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम होता है। पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जो है वो HCl को रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करती है, साथ साथ में ये इंट्रांसिक फैक्टर को रिलीज करती है, इंट्रांसिक फैक्टर रिलीज करती है, ये भी पढ़ा है हमने। ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, इसलिए इसका संबंध होता है जो आपका ब्लड का जो फॉर्मेशन है, कि जो ब्लड का फॉर्मेशन है उसमें विटामिन B12 बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। विटामिन B12 नहीं होगा तो पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, विटामिन B12 नहीं होगा तो जो है नॉर्मल हीमोपोइसिस नहीं हो पाती, नॉर्मल जो है वो ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए इंट्रांसिक फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लियर? देखिए ये हम देख रहे हैं स्टमक के अंदर चर्निंग मूवमेंट के, ये एनिमेशन बतला रहा है कि स्टमक में मूवमेंट किस तरीके से होता है। देखिए आप ना, ये स्टमक इस प्रकार से है। ऊपर क्या है बेटा, इसमें ऊपर तब आप देखोगे तो यहां पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है, यहां पर ऊपर तब देखोगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कार्डियक स्फिंक्टर जो है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होगा, और यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा, ड्यूडेनम से कनेक्ट कर रहा है ऐसा, यहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा। बीच में ये थैली है, ये फूड को बकायदा एसिड के अंदर मिक्स कर रहा होता है, तो मैकेनिकल प्रोसेस भी स्टमक के अंदर होती है। मतलब स्टमक में जो मिक्सिंग ऑफ फूड है विद एसिड, चर्निंग मूवमेंट कहते हैं इसको। जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये एक विशेष, यहां पर क्या है, ऑब्लिक देखो, यानी स्टमक के अंदर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर भी होती है, ठीक है, और सर्कुलर मसल लेयर भी होती है, और साथ में ऑब्लिक मसल लेयर भी होती है, ये भी पढ़ा हमने। तो ये फूड को बकायदा मिक्स कर रहा है इसके एसिड के अंदर, चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं चर्निंग मूवमेंट कहते हैं। जो मिक्सर ग्राइंडर के समान होता है, फूड को पूरा मिक्स कर रहा होता है, और इससे क्या ऐसा, और आपको पता है 4 से 5 घंटे, तकरीबन 4 to 5 आवर, 4 से 5 घंटे फूड रुकता है कहां, स्टमक में, और उसमें एसिड मिलता है, HCl मिलता है, और यहां पर प्रोटीन के पचने की शुरुआत हो चुकी होती है, यानी जो प्रोटीन से उसके पचने की शुरुआत स्टमक में हो चुकी होती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें जो मिल्क का प्रोटीन है, रेनिन के, जो रेनिन नाम का एंजाइम जो होता है, वो मिल्क का प्रोटीन होता है कैसिन, मिल्क के प्रोटीन का नाम है कैसिन, कैसिन इज दी मिल्क प्रोटीन के, तो इसको पचाने में जो है वो रोल प्ले करता है रेनिन के, तो वो एक्टिव होता है। एडल्ट में ये एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज भी जो है वो स्टमक में निकलता है, पर वो लीस्ट एक्टिव होता है, कम काम करता है वो, ठीक है। देखिए ये स्टमक है, स्टमक के अंदर एसिड में फूड मिलता है, उसके बाद धीमे धीमे जो है वो फूड को पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू जो ड्यूडेनम में डाला जाता है। याद रखिएगा, स्टमक ग्रेजुअली धीमे धीमे फूड को रिलीज करता है, और जो फूड एसिड मिलने के बाद, जो फूड जो है वो स्टमक से ड्यूडेनम में इंटर करता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, उसे हम एसिड काइम कहते हैं, उसे हम एसिड काइम कहते हैं, ठीक है। उसके लिए हम एसिड काइम वर्ड का यूज करते हैं हम, ठीक है, क्लियर। चलिए, है ना। देखिए एनसीईआरटी में लिखा है, द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर। स्टमक जो है वो फूड को 4 से 5 घंटा स्टोर करता है। द फूड मिक्सेस थॉरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट। याद है ना, दिखाया था मैंने आपको एनिमेशन के, by its muscular wall and it called the chyme। अब इसको हम एसिड काइम बोलते हैं, and a bolus converted into the chyme। अब देखो बेटा, फूड का भी याद रखना, ये फंडा दिमाग में डालो, ठीक। जो स्टमक के अंदर आया वो था बोलस, स्टमक से बाहर निकला काइम,
ठीक है, ड्यूटेनम से आगे, जब एल्कलाइन होने के बाद ड्यूटेनम में आगे बढ़ रहा है, ड्यूटेनम से जेजुनम में पहुंचा, इलियम में पहुंचा, उसे बोलते हैं हम काइल। ठीक है, तो जो एसिडिक, देखो जो बोलस है वो सलाइवा मिक्स होके आया था, एसिड मिक्स क्या होके आया, वो एसिड काइम है, और जब उसमें वाइल मिल गया, एल्कली मीडियम हो गया, तो उसे हम काइल बोलने लगते हैं उसको हम। ठीक है, याद रखिएगा। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आता है तब ये एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, जो कि प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम होता है स्टमक काट के, और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स मतलब पेप्टाइड्स में वो कन्वर्ट करता है, यानी एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपलर प्रोटीन में कन्वर्ट करता है ताकि उसको पचाने में आसानी हो सके। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को प्रोटीओजेज, छोटी छोटी प्रोटीन की श्रृंखलाएं होती है उनमें तोड़ देगा, या पेप्टोन्स या पेप्टाइड में उसको वो ब्रेक करता है, कन्वर्ट करता है उसको। ठीक है, फिर the mucus and bicarbonate present in the gastric juice play an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid। को देखो साफ साफ बोला इसने कहा कि स्टमक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है वो एसिड स्टमक को भी डैमेज कर सकता है, और चूंकि इसका पीएच काफी कम होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो उसको बचाने के लिए क्या होता है कि जो म्यूकस होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें कुछ जो म्यूकस होता है, जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, वे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को सेव करते हैं, और वो गैस्ट्रिक जो स्टमक की लेयर है उसको बचाते हैं एसिड के इफेक्ट से। मैंने कहा ना थिक म्यूकस लेयर होती है, बाइकार्बोनेट्स यहां पर होते हैं जो कि स्टमक की वॉल पे जो है वो एसिड के असर करने को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसे रोकते हैं। HCl प्रोवाइड द एसिडिक पीएच 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन के, ये इस पीएच पे ना पेप्सिन जो होता है उसका स्ट्रॉन्ग मैंने पेप्सिन जो होता है 1.8 स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच पर ही जो है वो सबसे बेहतर प्रकार से काम कर पाता है। रेनिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, रेनिन एक प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम होता है जो कि इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में होता है, और ये मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और मिल्क का प्रोटीन होता है केसीन इज दी मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, मैंने कहा थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी, जैसे गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं, वो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है वो निकलता है, लेकिन लाइपेज इज नॉट मोर इफेक्टिव। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपके, देखो बेटा ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि फैट के पचने के लिए फैट का इमल्सिफाई होना जरूरी है। फैट का इमल्सिफिकेशन जो है वो होता है वाइल से, वाइल सॉल्ट जो होते हैं डिटर्जेंट के समान काम करते हैं, सरफेस टेंशन कम करते हैं फैट का, तब फैट पचने के लायक होता है, एब्जॉर्ब करने के लायक होता है। लेकिन गैस्ट्रिक लाइपेज चूंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में होता है, वहां पर फैट जो है वो इमल्सिफाई आसानी से नहीं हो पाता है, इसलिए ये लीस्ट इफेक्टिव है। फिर क्यों प्रेजेंट है, इसलिए प्रेजेंट है जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं, मिल्क पीते हैं ना, तो उस मिल्क के अंदर भी फैट होता है, तो उस फैट का लिंगुअल लाइपेज जो सलाइवा में होता है वो लिंगुअल लाइपेज होता है, स्टमक में होता है गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, तो वो उसको पचाने में मिल्क के जो फैट को पचाने में हेल्प करते हैं, इसलिए ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, ठीक, तो कोई भी चीज बॉडी में व्यर्थ नहीं, कुछ ना कुछ उसका यूटिलिटी रहा होगा। अभी जैसे हम बोलते हैं, मैंने खुद आपको पढ़ाया हुआ है कि बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मैंने आपको बताया, मैंने कहा सीकम से बाहर निकला होता है, निकाल भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये वेस्टिजियल है। पर अभी नीट के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको गलती मत कर लेना, मैं आपको केवल एक बता रहा हूं कि मेडिकल साइंस कैसे बदलता है। ठीक है, मेरी बात को गलत इंटरप्रिटेशन मत करना उसका। लेटेस्ट इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च बतलाती है, आधुनिक इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च बतलाती है कि बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन। वो कहती है इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ये इंटेस्टाइन के अंदर इंफेक्शन को रोकने में और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो अपेंडिक्स है। आप गूगल कर लीजिए, लेटेस्ट रिसर्च आया है इसके ऊपर। तो अभी साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं भैया बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, ये लेटेस्ट नॉलेज है, नीट में काम नहीं आएगा। नीट में जो मैंने बताया आपको कि ये वेस्टिजियल है, वो वेस्टिजियल ही मान के चल रहा है हमको, समझ गए ना। ठीक है, जब बुक में अपडेट होगा तब बात करेंगे। तो मेडिकल साइंस स्टैटिक नहीं है, ये बदलता रहता है। ठीक है, जिससे हमें और जानकारी मिलती है, हमारी सूचनाएं बदल जाती हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, चलिए ठीक है, इस पर बात किया हमने। ठीक, various type of movements are generated by the musculus layer of the small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मस्कुलस लेयर होती है वो वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स को करती है बेटा, और सबसे कॉमन मूवमेंट था पेरिस्टालसिस से फूड आगे की ओर बढ़ता है, इंटेस्टाइन में धीमे धीमे फूड पचता है और उसको एब्जॉर्ब भी किया जाता है। These movements help in
in a thorough mixing up of the food with various secretions in the intestine and thereby facilitate digestion के जो भी इंटेस्टाइन के मूवमेंट होते हैं वो मस्कुलस लेयर के बगैर नहीं हो सकते हैं। मस्कुलस लेयर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए आपने देखा होगा ना, गलत खाने में आ गया, कुछ गलत खा लिया, मिर्चीला खा लिया, कुछ ऐसा खा लिया जो आपकी बॉडी को नहीं सूट किया, तो पेट में गुड़गुड़ होती है, पेट में गुड़गुड़ होता है, पेट दुखता है, दर्द करता है, और पेट में बकायदा ऐसा लगता है कि हमको पेट में कुछ हो रहा है मूवमेंट, और स्टूल पास हो जाता है, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, हमारा सिस्टम जो है बहुत ही इंटरेक्टिव वे में काम करता है। तो वो जो मूवमेंट है ना कि भाई किसी चीज को जल्दी से बाहर निकालना है, कोई टॉक्सिक चीज को, तो इन मूवमेंट बढ़ गया, फूड को बाहर कर दिया, डायरिया हो गया, और यदि रुक गया, कम हो गया, तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो, हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पे मूवमेंट। अब देखो यहाँ से, अब गौर से देखना है कैसे फूड का मूवमेंट है पूरा, है ना, एकदम आपको बता रहे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे फूड का वॉलस जो एसिड जो है, हम देखो ये पायलोरिक स्फिंक्टर ड्यूटेरम एसिड काइम वहां से पहुंचा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप देखो किस प्रकार से जो है वो काइल मूव कर रहा है, फूड मूव कर रहा है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मूव करता है तो वो डाइजेस्ट भी होता जाता है और एब्जॉर्ब भी होता जाता है। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि यदि आप स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी देखें आप, तो सबसे अधिक पाचन की प्रक्रिया ड्यूडेनम के अंदर होती है और जेजुनम के फर्स्ट पार्ट में होती है। सबसे अधिक डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो ड्यूडेनम में होती है और जेजुनम के फर्स्ट पार्ट में होती है। सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जेजुनम के सेकंड पार्ट में और इलियम के अंदर होती है। ठीक है, क्योंकि तब तक फूड पच डाइजेस्ट हो चुका होता है। ठीक है, देखिए, द वाइल पैंक्रेटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रीशंस रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियास से पैंक्रेटिक जूस आता है। ठीक है, लिवर से बाइल आता है। ये कहां से आया? ये लिवर से आया। ठीक है, ये पैंक्रियास से आया। और इंटेस्टाइनल जूस कहां से आया? ये क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन में जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है वहां से निकल के आया। इसको क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। पैंक्रेटिक जूस एंड वाइल आर रिलीज थ्रू द हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट के। ये कहां से आते हैं? याद है ना, एम्पुला ऑफ बेटर, हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट, कई बार बात किया इसके ऊपर बेटा हमने, है ना। ठीक है, देखिए, है ना, वाइल का प्रोडक्शन लिवर में हुआ। लिवर ने वाइल को टेम्परेरी स्टोर किया गॉल ब्लैडर के अंदर। जब लिवर गॉल ब्लैडर में वाइल को स्टोर करता है तो वाइल का पीएच 8.6 से घट के 7.6 हो जाता है, कम आता है, पीएच घट जाता है उसका। तो कहने का मतलब है कि इट बिकम्स लेस एल्कली। जो आंसर क्वेश्चन था उसका आंसर है इट बिकम्स लेस एल्कली एज कंपेयर टू दी एसिडिक। तो होता ही नहीं वाइल कभी भी, तो लेस एल्कली आता है एज कंपेयर टू द लिवर के। तो राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से निकला, कॉमन हिपैटिक डक्ट हुआ, और हिपैटिक डक्ट ने जो है वो सिस्टिक डक्ट, जो गॉल ब्लैडर का डक्ट है, सिस्टिक डक्ट है, उससे फ्यूज किया। क्या बन गया? कॉमन बाइल डक्ट बन गया। कॉमन बाइल डक्ट फ्यूज किया किससे? पैंक्रेटिक डक्ट से, डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं, उससे फ्यूज किया तो हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट बन जाता है। ठीक है ना, ये सब आपको याद, देखो मैं याद करके बैठा हूं, मेरे किसी काम का नहीं अभी। अब आप बोलोगे सर आप तो डॉक्टर हैं, आपके तो रोज काम आता होगा। अरे भाई, अब हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं, अभी हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि जहां पर हमें मरीज के सिम्टम, मरीज की बातें सुनकर, उसकी रिपोर्ट को पढ़कर, सिम्टम देखकर बीमारी सोचनी होती है, उसका इलाज लिखना होता है। अब हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी, वो सब कि कौन सा बोन कौन से लिगामेंट से अटैच किया, कौन सा लिगामेंट है, वो सब मेरा काम थोड़ी ना है, वो तो ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम है। मेरा काम एज ए डायबिटोलॉजिस्ट, मेरा काम ये है कि भैया आदमी, सामने वाला व्यक्ति जो डायबिटीज की हिस्ट्री दे रहा है वो देखो, जेनेटिक हिस्ट्री को देखो, उसका बॉडी का चेकअप कराओ बकायदा, उसके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स को देखो उसके, ठीक है, उसके सिम्टम्स को समझो, और उसके बाद क्या दवा खा रहा है उसको समझो, बॉडी टाइप को समझो, उसके बाद उसको दवा लिखो। ये मेरा काम है। मेडिसिन इज समथिंग है कि कैलकुलेशन है कि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास में है और इससे मेरे पास जो बास्केट में दवाएं उनमें से कौन सी दवा इसको सूट करेगी, ये मेरा काम है ना। तो डॉक्टर, लोगों के दिमाग में गलतफहमी कि डॉक्टर को सब चीजें, अरे उसको पूरा कि मतलब आप सोचेंगे, मुझसे आके पूछेंगे सर कान के पूरे लिगामेंट की, इसके इधर पूरा सब कुछ बता दो, एक एक मसल के नाम, तो मैं शायद से बहुत सारे नाम नहीं बता पाऊंगा। जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का बच्चा बता पाएगा वो मैं नहीं बता पाऊंगा सारे नाम। क्यों नहीं बता पाऊंगा? अभी मेरे रूटीन प्रैक्टिस का काम ही नहीं है वो। लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओ, वो आपको उन मसल्स के नाम भी बता देगा जो आपकी किताब में लिखे ही नहीं है, जो आप जानते ही नहीं है, उसने वो पीजी लेवल में पढ़े हुए हैं तो वो बता देगा। लेकिन मेडिसिन पूछोगे तो बोलेगा यार डायबिटीज को एक आधी मेडिसिन होती होगी, उसको पता ही नहीं है। सर्जन्स आर वेरी बैड इन मेडिसिन, एंड मेडिसिन वाले तो सर्जरी में हाथ नहीं डालते हैं। यदि आप सर्जन को दिखा के बोल रहे हैं टाइफाइड ट्रीट कर दो, तो आपको 2-4 गोली कॉमन वाली के अलावा कुछ नहीं लिखेगा सर्जन, ठीक है।
मेडिसिन वाले से बोलोगे सर्जरी कर दो तो वो हाथ नहीं डालेगा बिल्कुल भी, भैया कौन रिस्क लेगा ये। तो जिसका काम उसी को अच्छा लगता है भाई, है ना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यदि मैं सारे नाम ये याद रखे हूं तो बेटा तुमको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम तुमने देना है, मेरे को एग्जाम नहीं देना। अटके मेरा जो होना था हो गया, अटके मुझे नहीं, आपको एग्जाम देना है, समझ गए, ठीक है। चलिए अब तो हमने क्या देखा बेटा, हमने कहा कि जो बाइल है वो लिवर से आया, जो पैंक्रेटिक जूस है वो पैंक्रियास की एसिनर सेल से कैसे बना, क्या बना, वो भी देखा हमने के आया, और इंटेस्टाइन के अंदर सक्कस एंटेरिकस रिलीज होता है, ठीक है। द पैंक्रेटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, जो को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये सब पैंक्रेटिक जूस के अंदर होते हैं। मतलब पैंक्रेटिक जूस कैन डाइजेस्ट द इंटायर फैट, इंटायर प्रोटीन एंड इंटायर कार्बोहाइड्रेट इफ इट कैन डाइजेस्ट ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन द फूड। फूड में प्रेजेंट जो न्यूक्लिक एसिड है उसको पचा सकता है, फूड में प्रेजेंट जो फैट है उसको पचा सकता है, फूड में प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब जो कुछ भी फूड के अंदर है सब कुछ पैंक्रियास डाइजेस्ट कर सकता है। मतलब ये क्या है, ये है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, ये है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेज, याद है ना, अभी देखा था हमने लेक्चर के सुन के। एंटेरोकाइनेज कहां से निकलता है, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है, और ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर जो ट्रिप्सिन होता है वो दूसरे एंजाइम को पैंक्रेटिक जूस के एक्टिव करता है। तो ये भी देखा हुआ हमने कि ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन को एक्टिवेट कर दे, काइमोट्रिप्सिन को एक्टिवेट करके काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा कि ट्रिप्सिन जो है वो खुद को ट्रिप्सिनोजन को भी ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में रोल प्ले करता है, ठीक है ना, ये देखा हुआ है हमने, ठीक। The bile released into the duodenum contains bile pigment, bilirubin, biliverdin, कहां से आता है ये भी देखा हमने कि bile salt कैसे बनते हैं, bile pigment कैसे बनते हैं, इसको देखा हमने ना कि जब अमाइनो एसिड से को प्रोसेस किया तो bile salt बना, टारोकोलिक एसिड बना था, ठीक है, याद है ना पुट के, ठीक। तो हमने क्या देखा बेटा कि जो है वो कैसे बाइल पिगमेंट बनता है, हमने कहा हीमोग्लोबिन को तोड़ा हमने, तो हीम ग्रुप को हमने जब रप्चर किया तो उसके बाद हमको बाइल पिगमेंट्स मिलते हैं यहाँ पे के। फिर बाइल सॉल्ट होता है इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल होता है इसके अंदर, फॉस्फोलिपिड होता है, परंतु बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको के। बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल फैट के इमल्सिफिकेशन में बेटा रोल प्ले करता है। बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट को बारीक बारीक कणों में तोड़ देना, और इन बारीक कणों को बोलते हैं मिसेल्स, ठीक है। यानी फैट को इमल्सिफाई करने का मतलब है कि फैट के ऊपर जो है बाइल सॉल्ट क्रिया करते हैं और फैट का सरफेस टेंशन कम करते हैं, बारीक बारीक ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है जिनको हम मिसेल्स बोलते हैं, और इनको डाइजेस्ट कर पाना और इनको एब्जॉर्ब करना आसान होता है, ठीक है। वाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज, वाइल लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम में गोबलेट सेल होती हैं जो म्यूकस रिलीज करती हैं, और ये म्यूकस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, और इससे ये होता है कि इस लुब्रिकेशन से दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है एक तो एंजाइमों के नेगेटिव इफेक्ट से इंटेस्टाइन बच जाती है कि भाई हो सकता है डाइजेस्टिव एंजाइम इंटेस्टाइन को ही डैमेज कर दें, वो बच जाती है। दूसरा इसके अलावा क्या होता है कि वहां चिकनाहट रहने से, म्यूकस रहने से फूड आसानी से आगे मूव कर पाता है, ठीक है। द सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोसा। अब आप बोलोगे सर ये ब्रश बॉर्डर सेल का मतलब क्या है, देखो बेटा म्यूकोसा में ऐसे और विलाई होता है, विलाई के ऊपर जो है वो माइक्रोपिलाई होता है, तो इस प्रकार हमें दिखाई पड़ता है, इसे हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर सेल कहते हैं, इसे हम ब्रश बॉर्डर कहते हैं। तो ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा along with the secretion of the goblet cell constitute the intestinal juice or the succus entericus। मतलब जो म्यूकोसा है उसकी ब्रश बॉर्डर सेल के जो सिक्रेशन होते हैं, साथ में गोबलेट सेल का जो सिक्रेशन होता है, इसके मिलने पर क्या बनता है, इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस बनता है। याद रखिएगा जो म्यूकोसा की ब्रश बॉर्डर सेल के सिक्रेशन होते हैं उनमें कुछ कुछ जो है वो आपके एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे हमने कहा आपसे कि डाइसैकेराइडेज भी होता है इस जूस के अंदर क्या, और याद रखिए इसमें जो है वो आप जो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कौन होते हैं वहां से भी हम एंजाइम को रिलीज करते हैं। तो जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसमें होता है डाइसैकेराइडेज होते हैं, जो कि डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करेंगे, माल्टोस पे काम करेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा उसे। डाइपेप्टिडेज होते हैं, लाइपेज होते हैं, न्यूक्लियोसाइडेज होते हैं। तो ये जो है एंजाइम बेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कि इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस के मेन एंजाइम क्या है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस के मेन एंजाइम होते हैं बेटा माल्टेज, डाइपेप्टिडेजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, क्लियर। द म्यूकस along with the bicarbonate from the pancreas, pancreas से जो mucus आता है with bicarbonate protect the intestinal mucosa from the acid as well as provide an alkali medium 7.8 pH for enzymatic activity। देखो याद है ना आपको, मैंने कहा था, क्या बताया था आपको, मैंने कहा था कि जैसे ही एसिड काइम ड्यूडेनम में इंटर करता है, ड्यूडेनम से जो है सिक्रेटिन हार्मोन निकलता है और सिक्रेटिन पैंक्रियास को बोलता है जल्दी से बाइकार्बोनेट को रिलीज करो, यहां पर म्यूकस भेजो, बाइकार्बोनेट भेजो, ताकि यहां पे एल्कली मीडियम बन सके और एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। एट द सेम टाइम कॉलसिस्टोकाइनिन जो है वो गॉल ब्लैडर को जाके बोलता है कि भैया बाइल रिलीज करो, तो गॉल ब्लैडर बाइल को रिलीज करता है और यहां पर बाइल के आने पर, पैंक्रेटिक जूस के आने पर यहां पे क्या होता है, यहां पर जो है वो एल्कली मीडियम बन जाता है, ठीक है। सब म्यूकोसल ग्लैंड जो ब्रूनस ग्लैंड होती हैं ये भी जो है वो इस पीएच को मैनेज करने में जो म्यूकस रिलीज करती हैं वो उसमें रोल प्ले करता है। ब्रूनस ग्लैंड की हम बात करें कि इंटेस्टाइन में हमको देखने मिलती है, ड्यूडेनम में हमको देखने मिलती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स। पेप्टोन्स का मतलब क्या होता है बेटा, पेप्टोन्स आर एक्चुअली क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। इसका मतलब है आंशिक तौर पे पचे हुए, ये होते हैं आंशिक तौर पर पचे हुए, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, पार्शियली हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस मतलब डाइजेशन, ठीक है। मैंने आपको याद है, आपको मैंने कहा था कि जितने भी पाचक एंजाइम होते हैं, शुरू में ही कहा था, वो सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीजेस हैं, पेप्टोन्स हैं, ये इन दी काइम, जो एसिड काइम के अंदर प्रेजेंट है, ये इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। अब इनको किसने कन्वर्ट किया, पेप्टोन्स में, प्रोटियोजेस में, पेप्सिन ने इनको कन्वर्ट किया हुआ बेटा, क्या, ठीक है। अब जब ये पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इन पर जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम काम करते हैं। वो एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये काम करते हैं और इनको डाइपेप्टाइड में ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इन्हें वो डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन दिमाग में रखना है बेटा हमको, है ना, इंपॉर्टेंट है। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जो नहीं पूरी कंप्लीटली पच पर, वो आ गए, कुछ प्रोटीजेस आ गए, यहाँ पे कुछ पेप्टोन्स आ गए, ठीक है। तो ये पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इन पर जो है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज काम करते हैं, इनको डाइपेप्टाइड में वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो एसिड काइम के साथ आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस पर पैंक्रेटिक एमाइलेज काम करता है और उसे डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करता है। जो स्टार्च आया उसे डाइसेक्राइड माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर जो फैट्स आते हैं उसे फैट्स ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज विद द हेल्प ऑफ वाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड के वाइल की मदद से जो पैंक्रेटिक जूस में जो लाइपेज आया होता है, वो लाइपेज फैट पे काम करता है, उसे डाइग्लिसराइड देन मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है। मोनोग्लिसराइड जो होते हैं वो सिंपलेस्ट फैट में से एक होते हैं, ठीक है। कोई भी फैट में बेटा क्या होता है, फैट में मिनिमम जो यूनिट होती है वो होती है ग्लिसराइड यूनिट, मतलब क्या होता है उसमें, मोनोग्लिसराइड, यानी एक ग्लिसरॉल होगा और एक फैटी, मिनिमम एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड चाहिए पड़ेगा तो बनेगा मोनोग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड होते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बनता है, ठीक है। तो ये पहले इसको डाइग्लिसराइड में देन इसे मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। न्यूक्लियेजेस जो एंजाइम पैंक्रेटिक जूस के अंदर होता है, जो न्यूक्लिक एसिड के पचने में हेल्प करता है, ये न्यूक्लिक एसिड पे काम करता है और उसे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर न्यूक्लियेजेस काम करते हैं, उसे न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करते हैं। एक चीज गौर करना आप, जो सबसे आखिर में बन रहा है ना, उसको पचाने वाला एंजाइम कहां पे, न्यूक्लियोसाइडेजेस कहां पर था, अभी पढ़ा हमने, सक्कस एंटेरिकस में था, इंटेस्टाइनल जूस में था। डाइपेप्टिडेजेस कहां पर थे, सक्कस एंटेरिकस में था, याद है ना।
तो मतलब इंटेस्टाइनल जूस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सबसे आखिरी केमिकल है ना उसको पचाने में रोल प्ले करता है वो, ठीक है। The enzymes of the succus in the succus entericus act upon the end product of above reaction to form the respective simple absorbable form. देखिए very very important, मतलब जो स्टमक ने पचाया उसका आगे का काम किसने किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करेंगे लेकिन एक केमिकल पे लाके छोड़ देंगे, जैसे मैंने कहा ना न्यूक्लियोसाइडेज बन के छोड़ दिया, न्यूक्लियोसाइड बना के छोड़ दिया। तो न्यूक्लियोसाइडेज कहां पर था, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट था। डाइपेप्टाइड छोड़ दिया, डाइपेप्टाइडेज कहां था, सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट था, है ना, ठीक है। माल्टेज कहां पे था, सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट था, माल्टोज बना के छोड़ दिया, ठीक है। These final steps of digestion occurs very close to the mucosal epithelium cell of the intestine, ठीक है ना। ये अंतिम अवस्था, पाचन का सबसे आखिरी स्टेप जो है वो बिल्कुल जो है म्यूकोसा जो होती है, जो इपिथेलियम होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के उसके पास में होता है, ताकि जैसे ही वो डाइजेस्ट हो उसको तुरंत से एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। देखिए जैसे जो डाइपेप्टाइड्स बने थे उन्हें अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया डाइपेप्टिडेज ने, ये भी कहां था, सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट था। माल्टोज को पर काम किया माल्टेज ने और उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, कहां था ये एंजाइम, सक्कस एंटेरिकस में था। लैक्टोज पे लैक्टेज ने काम किया और उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दिया, एंजाइम कहां था, सक्कस एंटेरिकस में था। सुक्रोज पे काम किया, एंजाइम सक्कस एंटेरिकस में था। फिर न्यूक्लियोटाइड पर न्यूक्लियोटाइडेज ने काम किया, न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट किया। न्यूक्लियोसाइड पर काम किया, न्यूक्लियोसाइडेज ने काम किया, सक्कस एंटेरिकस में एंजाइम था, शुगर और बेस में कन्वर्ट कर दिया। लाइपेज ने फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। अब देख रहे हो आप, यानी कुल मिलाकर जो बिल्कुल जो अंतर में नहीं, जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, यानी फूड के वे फॉर्म जो एब्जॉर्ब होंगे वो क्या है, यानी हमारी बॉडी फूड के जिन फॉर्म को अंदर लेगी एब्जॉर्ब करेगी वो फॉर्म क्या है, वो है अमाइनो एसिड्स। यानी प्रोटीन तभी अंदर जाएगा बॉडी में हमारे जब तक वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। फिर कुछ भी खा लें आप, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में अंदर जा रहा है, फ्रक्टोज के फॉर्म में अंदर जा रहा है, गैलेक्टोज के फॉर्म में अंदर जा रहा है, मोनोसैकेराइड के फॉर्म में अंदर जाएगा, ठीक है। फिर न्यूक्लिक एसिड, शुगर, पेंटोज शुगर और बेस के फॉर्म में, नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में अंदर जाएंगे, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। तो ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म हो गए, ठीक है। The breakdown of biomacromolecule mentioned above occurs in the duodenum region of the small intestine। देखिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस सबसे अधिक सबसे बड़ी मात्रा में कहां हो रहा है, ये ड्यूडेनम में हो रहा होता है। कि याद रखिए जेजुनम का फर्स्ट पार्ट भी रोल प्ले करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि सारा एंजाइम तो वहीं आ चुका था ड्यूडेनम के अंदर। The simple substances thus formed are absorbed in the jejunum and ileum region of the small intestine। के जो डाइजेशन का मोस्ट ऑफ द प्रोसेस है वो ड्यूडेनम में हुआ, जेजुनम के पहले आधे भाग में होता है, उसके बाद जेजुनम के नेक्स्ट आधे भाग और इलियम वाले भाग में मेनली क्या होता है, मेनली एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, ठीक है ना। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भोजन का जो अंश पच नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसको वेस्टेज, जिसको बाहर निकाला, जो फाइबर रिच है, जिसको बॉडी पचा नहीं सकती है, वो सब फीसेस में बाहर निकलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, सर्टेन ड्रग्स जो फूड के अंदर आपने ली होती है प्रेजेंट, जो आपने ली होती है वेस्टेज में आ चुकी होती है, उसको वो एब्जॉर्ब करती है। म्यूकस को रिलीज करती है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं बड़ी मात्रा में म्यूकस रिलीज करती है, तो वेस्टेज मटेरियल जो होते हैं वो बंध जाते हैं और उससे फीसेस का फॉर्मेशन होता है, उससे जो वेस्टेज जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है वो आपस में जुड़ जाते हैं और उससे क्या होता है, उससे जो है वो लुब्रिकेशन वहां पर रहता है और वो बंध जाते हैं पार्टिकल, तो इसलिए एक साथ उसको पेरिस्टाल्सिस में आगे मूव करके बाहर निकालने में आसानी होती है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन काम क्या है बेटा, वाटर को, मिनरल को, सर्टेन ड्रग्स को एब्जॉर्ब करना, म्यूकस को रिलीज करना, जो वेस्टेज के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ देगा और उसे मल के फॉर्म में एक पैलेट में कन्वर्ट कर देगा, और वो पैलेट मतलब होता है गुच्छा, ग्रुप, और वो आगे लुब्रिकेट हो चुका होता है, आगे धीमे धीमे जो पेरिस्टाल्सिस है वो आगे मूव कर रहा होता है, ठीक है। देखिए आप ना, ये देखिए कोलोन के अंदर मूवमेंट, एनिमेशन को ध्यान से देखिए आप, देखना इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू
इलियम ने सीकम के अंदर जो है वेस्टिस को डाल दिया है, और वहां से फिर फूड जो कोलोन से मूव करता हुआ बाहर आता है। देखिए ये फूड के अंदर देखिए, है ना, जैसे से आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उससे वाटर कंटेंट कम निकलता चला जाएगा, पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे, बन जाएंगे फीकल पैलेट बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है ना, ठीक है, फीसेस में कन्वर्ट होगा और उसको फिर जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर मैन्युफैक्चर विटामिन का मतलब विटामिन के और विटामिन B12 कुछ मात्रा में लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट बैक्टीरिया उनको बनाते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक। चलिए, the undigested unabsorbed substances called feces enters into the cecum of the large intestine through the ileocecal valve के बारे में बात किया हुआ है ऑलरेडी हमने, which prevents the backflow of the fecal matter। देखो मैंने कहा ये वॉल्व ट्रू वॉल्व है, वापस बैकफ्लो नहीं हो सकता इसमें के। दिस इट इज टेम्पररी स्टोर इन द रेक्टम टिल डी, यानी मल को बाहर निकालना, फीसेस को बाहर निकालना डिफेकेशन कहलाता है। तो ये रेक्टम में स्टोर होगा और उससे बाद में जब व्यक्ति मल पास करेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब ये तो बात की हमने पाचन की, डाइजेशन देखो, और हमने पूरे ये जितनी बातें की हमने वो सारी बातें हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके थे हम, ठीक है। ऑलरेडी जब मैंने आपको ऑर्गन पढ़ाए थे मैं इस बारे में आपसे डिस्कशन कर चुका था। बहुत बात हो गई यार, है ना, इसके बारे में, किसके बारे में, डाइजेशन के बारे में। अब थोड़ा सा खाने की बात करते हैं, अच्छे अच्छे खाने की बात करते हैं। आप देखो क्या है, ये क्या है बताओ, गुलाब जामुन, ठीक है ना, वाह, कितना सुंदर, आप देखो ना कितने अच्छे से रखा हुआ है, ऊपर के ड्राई फ्रूट भी छिड़का हुआ के, है ना। जब आप सिलेक्ट होंगे तो मुझे खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे टाइप के, चलो पक्का प्रॉमिस करो के। जब आप सिलेक्ट होंगे तो हम लोग एक काम करेंगे ना, हम लोग फेलिसिटेशन सेरेमनी में जो है गुलाब जामुन, है ना, स्वीट में कुछ तो रखना पड़ेगा ना। आइसक्रीम आपको पसंद है, आइसक्रीम मुझे मालूम है, तो आइसक्रीम बता देना फ्लेवर की, वनीला खाओगे या टूटी फ्रूटी या बटर स्कॉच, कौन सा आइसक्रीम खाओगे वो रखवा देंगे, और गुलाब जामुन और भी खाना होगा, ये तो अपना बता रहे हैं ऊपर से। तो आप देखो, है ना, बेहतरीन, स्वादिष्ट, एकदम बढ़िया, और ये हम सबकी फेवरेट मिठाई, वाव, जलेबी। वो एक टीवी में देखा था, वो बहुत पहले, पता नहीं अभी आपको याद आने का, एक बड़ा, अभी गूगल करना, आप यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप चूंकि आप तो नई जनरेशन के बच्चे, आपने देखा नहीं होगा शायद, वो धारा धारा शुद्ध धारा, एक तेल था, धारा ब्रांड नाम है वो, उसका ऐड था कि बच्चा गुस्सा आता मम्मी से उसकी खाने को लेकर, किसी को लेकर चला जाता है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, वो जाके रेलवे स्टेशन में जाके बैठ जाता है, उसके घर से रामू काका आते हैं, रामू काका, पहले के फिल्मों में टीवी एड में भी रामू काका होते थे, रामू काका कहते हैं, बेटा घर पर जलेबी बनी है, जलेबी, तो वो घर पहुंच जाता वापस, वो बोलता जाऊंगा घर छोड़ के, लेकिन बाद में, अभी नहीं, बाद में जाऊंगा, ठीक है। तो फिर टीवी में बता धारा धारा शुद्ध धारा, तो देखो जलेबी, वाह कितनी, मेरी फेवरेट मिठाई में से कि गरम गरम जलेबी हो, थोड़ा पोहा हो, आहा मजा आ गया, ठीक है ना। गुजिया, होली आएगी अभी, फेवरेट मिठाई, भारत की फेवरेट मिठाई गुजिया। आपको तो मैं, मेरी फेवरेट, यदि कोई इतनी सारी आप बोलोगे सब तो फेवरेट बोल रहे हैं, अरे वो अच्छी लगती है मेरे को, पर ये बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, गुजिया फेवरेट मिठाई, मतलब भारत की ये डेलिकेसी है ना। फिर एक अच्छी थाली, बॉम्बे में कई ऐसे, कभी बॉम्बे में आप आए ना, बॉम्बे, तो बॉम्बे में जो है यहाँ पे ठाकर करके एक थाली है, ठाकर करके एक साउथ मुंबई में है, ठीक है। बॉम्बे में कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट फेमस है जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी थाली मिलती है, ठीक है। देखो आप, है ना, आप बोलोगे सर सडनली ये क्या बात, अब लेक्चर चलते चलते हो क्या गया सर को, सर तो खाने की बातें कर रहे हैं, हाँ, एक तो दौड़ रहे हैं वेट कम करने के लिए और ऊपर से खाने की बातें कर रहे हैं। अच्छा सच बताना, सच बताना ईमानदारी से, इतना सारा अच्छा अच्छा फूड देख के मुंह में लार आई या नहीं आई, सलाइवा सिक्रेशन बढ़ा या नहीं बढ़ा, कुछ खाने की इच्छा की या नहीं की, कुछ अच्छा खाने का मन किया या नहीं किया, सोच के बताना, बताओ। इतना दिखाया, इतना बात किया इसके बारे में, बोला आहा कैसा होगा, पार्टी में ऐसा होगा, अच्छा आइसक्रीम भी है, ये भी है, वाह मजा आ गया, कुछ मुंह में लार नहीं आई क्या, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि हम बात करने वाले हैं अभी इस मुद्दे पे,
इसलिए इतना सारा खाना दिखाया आपको मैंने। आपको क्या लगा? ठीक है, खिला देंगे। जब आप आओगे हम मिलेंगे, आप मेरे घर पे आएंगे मुझसे मिलने के लिए, सिलेक्ट होने के बाद के हम जब आप फंक्शन में मिलेंगे तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पे हम जो है वो इससे बेहतर खिलाएंगे आपको, ठीक है ना। अभी सुनो बात अच्छे से, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो न्यूरल कंट्रोल में होती हैं और साथ में हार्मोनल कंट्रोल में होती हैं। और ये इसीलिए पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल, पूरी की पूरी ग्लैंड्स एक बेहतर कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं, ठीक है। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एक्टिविटी होती है, दे आर अंडर द न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल, और इसी से ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को ये मेंटेन रख पाती है। जैसे भोजन की बात करें, देखा अभी सिर्फ देखा आपने, साइट दिखाया मैंने आपको। और यदि पड़ोस में कोई आंटी है वो बना रही बढ़िया आटे का हलवा, अरे यूपी में काफी चलता है, यूपी में बिहार में जो है ना सत्तू का हलवा, आटे का हलवा, सूजी का हलवा। यहां महाराष्ट्र में जो है वो अपना मोदक जो होता है ना, मोदक राइस फ्लोर से जो मोदक बनते हैं, बहुत अच्छे मोदक बनते हैं। महाराष्ट्र में थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है, और आप दिल्ली विल्ली तरफ जाएंगे तो वहां थोड़ा डिफरेंट टेस्ट करके। तो यहां पे लोग बंगाल में, आप जो आप में जो बच्चे कलकत्ता के हैं, तो क्या वो है ना, क्या बोलते हैं यार, वो कौन सी बड़ी फेमस मिठाई होती है यार, अरे यार नाम भूल रहा हूं उसका यार। अरे यार वो जो छेने से बनती है ना, एक तो रसगुल्ला होता है, ठीक है, और अरे बंगाली मिठाई क्या होती है, नाम भूल गया उसका। अभी क्या मिठाई खाना बंद कर दिया ना, तो वो बहुत सी मिठाइयाँ याद नहीं आती है अभी, है ना। तो एक होती है छेने से कुछ बनती है, वो एक दिन में खराब भी आती है मिठाई, वो मैं नाम भूल गया उसका, आप बताना याद करके। अरे वो है ना थोड़ी सी रॉ टाइप की मिठाई होती है, कच्ची सी मिठाई होती है, और वो एक दिन में 2 दिन में खराब हो जाती है ना। अभी क्या मोबाइल फोन का नेटवर्क बंद कर देना कि बच्चे फोन ना करें रिकॉर्डिंग के समय, तो मैं आपको स्विगी में देख के बतलाता। तो सब जगह पे अलग अलग टेस्ट होता है। तो अभी मैंने आपको केवल जो है वो, अभी मान लो आपके पड़ोस में कोई आंटी है, वो आटे का हलवा बना रही है, उसकी खुशबू अच्छी, घी की बढ़िया खुशबू आ रही है, मन कर रहा वाह। या मम्मी किचन में कुछ अच्छा बना रही है तो खुशबू आती है के स्मेल, और भोजन यदि मुंह में है तो भी सलाइवा से कुछ होगा, ठीक है। एक बड़ी अच्छी, अब ये जो हम यहां पर बात कर रहे हैं, इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी आपको बात बताता हूं कि एक बड़ी मजे की बात है, सुनिएगा जरूर, ठीक है। मैं एक कॉलेज है यहाँ पे, एसपी जैन कॉलेज, ठीक है, वहां से मैंने एमबीए करने गया, ठीक है। अब आप बहुत ये मत बोलना, आप जज करने लगोगे, एमबीबीएस किया, पीजी किया, फिर एमबीए क्यों किया, क्यों एमबीए किया, क्यों अरे फालतू की बातें मत सोचा करो। मेरे को पढ़ने का शौक है भाई, मैं तो रॉकेट साइंस में कोई कोर्स ऑफर होगा तो वो भी कर लूंगा मैं, मेरे को अच्छा लगता है जानना तो मैं कर रहा हूं, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो मैंने एमबीए के दौरान मैं क्लास अटेंड करने गया, वो वीकेंड में क्लास लगती थी उन लोगों की, जो एग्जीक्यूटिव एमबीए के, इट इज एक्चुअली बेसिकली एग्जीक्यूटिव एमबीए, जो कि इस्टेब्लिश प्रोफेशनल्स होते हैं, 10-15 साल अपने अपने फील्ड में काम कर चुके होते हैं, तो उन लोगों के लिए एक एमबीए होता है, वो एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है, ठीक है, जो आपको बेसिक फंडा बतलाता है कि भाई कैसे आपको हाउ टू डील इन बिजनेस, हाउ टू मैनेज थिंग्स, के वो सब चीजें होती है। तो वहां पे उन्होंने बताया एक केस स्टडी, हार्वर्ड, वहां पे वो पूरा कोर्स हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी, उसी का कोर्स वहां पे चलता है, ठीक है। बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत मतलब रगड़ देते हैं पूरा, आपको वीकेंड में क्लास लेके भी पूरा समय व्यस्त रखते हैं, बहुत मुश्किल काम है, बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है एमबीए में भी, अच्छे कॉलेज से करो तो। आईआईएम में और तगड़ा है, और जो है सब जगह पे मतलब बड़ा एफर्ट करना पड़ता है। तो वहां पे उन्होंने एक केस स्टडी मुझे बताया कि जब एक बार हम लोगों को पढ़ाया क्लास में कि एक कंपनी है अमेरिका की, उस कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी ने जो है वो आर्टिफिशियल मीट तैयार किया, उसने सेल्स को लिया, उसने कहा कि हर साल अमेरिका में, पूरी दुनिया में जो है जो लोग मीट खाते हैं उनके कारण बड़ी संख्या में जानवरों की जान को मारना पड़ता है। बड़े बड़े स्लॉटर हाउस होते हैं, स्लॉटर हाउस में बहुत सारा ब्लड बहता है, बहुत सारी गंदगी भी होती है, और बड़ी मात्रा में क्रूरता जिसको बोलते हैं, हम कहते हैं जो कि एक प्रकार से बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। और एक व्यक्ति आपके भोजन के लिए एक जानवर की जान ले लेना जो है बहुत सारे कई स्तर पर जस्टिफाइबल नहीं लगता है। वो आप बोलोगे फूड चेन का हिस्सा है, ये वो, तो भाई हम इवॉल्व, हम सोच पा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। टाइगर थोड़ी ना सोचता है खाने के पहले, टाइगर तो उसने हिरन देखा खाना, उसको लगता है अरे वाह आ गया रसगुल्ला, मेरा रसगुल्ला आ गया, हिरन में खा लूंगा इसको, टाइगर तो ऐसा सोचता है, इंसान सोच सकता है ना। इसलिए तो बात इतनी सी है कि उन्होंने कहा कि हम एक रिवॉल्यूशन कर रहे हैं फूड इंडस्ट्री में, हम मीट की फैक्ट्री बना रहे हैं जहां पर हम जो है वो मीट को कल्चर करके बनाएंगे, हम कोई जानवर नहीं मरेगा, और उसको काट काट के जो पीसेस होंगे वो हम देंगे। तो ये तो खेती के जैसा हो गया, वो
कोई जानवर का स्लॉटर नहीं किया, कुछ नहीं किया। कंपनी ने बड़े पैमाने पर बड़ा फंडिंग था, लॉन्च किया उसको उन्होंने। अब कंपनी ने सुपर स्टोर में जो भी कस्टमर मीट खरीदना आते थे उनको उन्होंने फ्री पैकेट ऑफर किए कि आप ये हमारा मीट भी चख के देखिए, ये सोच के कि अगली बार जब आदमी आएगा तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी उसमें, और एनिमल क्रूरल्टी कम करने का भी था, और उन्होंने कहा कि मीट का स्वाद लीजिए बढ़िया। सब लोग लेके गए, लेकिन सेकंड टाइम जब लोग खरीदने आए तो लोगों ने वो जो है वो उस कंपनी का मीट नहीं खरीदा। फ्री दे रहे थे तो बोला नहीं 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 रहने दो, हम यू ट्राई किए थे, अच्छा है। पर कंपनी बोले कि अरे यार लोग इंटरेस्ट ही नहीं रहे, कुछ खरीद नहीं रहे लोग, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो अब कंपनी ने कहा कि भाई हमको तो उसको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठे, पता तो लगाना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने अपने एक दो लोगों को अपॉइंट किया, हायर किया, जो कंपनी को हायर किया उसने कहा हम पता लगाते हैं चलो। अब जो भी खरीदने आया मीट तो उन्होंने बोला कि आप जो है अपना मीट जो खरीद रहे हैं वो खरीद लीजिए, हमारी कंपनी का पैकेट भी आप ले लीजिए, और आप जब भी मीट घर में पकाएंगी आप मुझे एक इस नंबर पे फोन कर देना, मैं 5 मिनट में आपके यहाँ पहुंच जाऊंगा, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपके भोजन पकाने के तरीके को समझूंगा मैं यहाँ पे, और उसके बदले आपको हम लोग पूरे महीने का मीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कोई भी तैयार हो गया भाई, ठीक है 15 मिनट आएगा, खड़ा रहेगा, देखेगा अपना क्या लेके जा रहा है, ठीक है, तो महीने भर मिल भी जाएगा फ्री फूड। लोगों ने राजी हो गए, कंपनी ने भेजा। अब कंपनी ने जब जहां पे देखा तो उन्होंने जब वहां जो मदर ने जाके जब जो लेडी थी उन्होंने घर में पकाना शुरू किया, उसको फूड को पकाने की कोशिश शुरू किया, तो उन्होंने जब जो है वो जो मीट एक्चुअल लेके आई थी उसको पकाया उन्होंने, तो घर में बच्चा दौड़ता हुआ आया, बोला बच्चे ने अंदर से, घर में बच्चा जो है अंदर से आवाज दी कमरे से, मम्मी आई वॉन्ट 1 piece ऑफ दिस प्लीज, आई एम हंग्री, भूख लगी है मुझे, कुछ खाने को तो जल्दी से। हस्बैंड आवाज है, अरे वाह आज क्या पका रहे हो आप। पूरा घर इकट्ठा होगा डाइनिंग टेबल के आसपास, जब असली जो एक्चुअल मीट लेके पका रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट डे जब कंपनी ने जो मीट प्रोवाइड किया उसे पकाने की बारी आई, तो भी एग्जीक्यूटिव वहां पहुंच गया, बुलाया फोन करके उन्होंने। अब वो पका, सब कुछ देखने में वैसा, सब कुछ वैसा, लेकिन बच्चे ने एक अंदर से आवाज नहीं दी। हस्बैंड अपने कमरे से निकल के बाहर नहीं आया। डाइनिंग टेबल पे लोग उनको बोला कि जब खाना बन गया आ जाओ, आए, खाया, खा के चले गए, एक शब्द नहीं बोला। तो अब कंपनी का दिमाग खटका की पूछा उस लेडी से कि भाई ऐसा क्यों। उस लेडी ने बताया कि हमने जब भी आपकी कंपनी का मीट लेके आए हैं, ये आपका प्रोसेस किया हुआ मीट लेके आए हैं जो आपने डेवलप किया लेबोरेटरी में, उस मीट को लेके आए हैं, जब हम गर्म तवे पे इसको रखते हैं हल्का सा ऑयल डाल के, तो चिट चिट की आवाज नहीं आती। जो एक्चुअल मीट होता है उसमें थोड़ा फैट होता है, उससे आवाज आती है, वैसी आवाज नहीं आती है। जब वो आवाज नहीं आती है, वो फेट जलता नहीं है, तो उस फेट के जलने से जो गंध फैलती है वो गंध कमरों घर में नहीं फैलती है, तो इनको मालूम भी नहीं चलता कि क्या पका है। और जब स्मेल, फूड की स्मेल इज मिसिंग। फिर जो कि ये मीट जो जैसे प्रेपर किया, इसमें कोलेजन फाइबर वगैरह उसकी संख्या कम ज्यादा होगी, जो भी होगी इसके फाइबर अंदर, तो इस मीट का जो फाइबर टेक्सचर है वो एक्चुअल मीट से थोड़ा डिफरेंट है। जब ये खाते हैं तो इनको अंतर, मामूली अंतर है पर समझ में आता है। टेस्ट, स्मेल, फील वो मिसिंग है, ओवरऑल फील मिसिंग है। कंपनी का दिमाग खटका कि अरे यार ये तो मुसीबत हो गई। तो के मतलब इतना बड़ा अनुसंधान सब कुछ किया, लेकिन क्या है कि जो बेसिक फंडा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो पाचन तंत्र का बेसिक फंडा है, वो मिस कर गए। कि आपका पाचन तंत्र का नर्वस सिस्टम और आपका सब कुछ जो है वो हार्मोन सिस्टम सब कुछ काम करता है, और उसके लिए आपके जो सेंस ऑर्गन है वो भी रोल प्ले करते हैं। तो कहते हैं, एमबीए बतलाते हैं कि, एमबीए नहीं पढ़ा रहा हूं, एक जानकारी दे रहा हूं आपको मैं, बतलाते हैं कि आपके सेंस ऑर्गन यानी वो उत्पाद, वो प्रोडक्ट जो है वो हिट करेगा हमेशा मार्केट में, हमेशा वही उत्पाद हिट करेगा जो आपके सेंस ऑर्गन को महसूस हो जाता हो, देखने में अच्छा हो, गंध में अच्छा हो, ठीक है, मुंह में जाए तो टेक्सचर अच्छा हो उसका, वो फूड आइटम चलेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे कहां पे बेटा, हमने आपसे कहा कि साइट, तो ये सब मैंने बताया आपको, जो साइट है देखने में, सूंघने में, के मुंह में, और उससे सलाइवा का सिक्रेशन स्टिमुलेट करता है। मतलब समहाउ इट अफेक्ट द आवर नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जो कि हमारे ग्लैंड्स के अंदर सिक्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, देखिए, है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के, इट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पाचन तंत्र में
पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है ना, ये सीक्रेशंस को बढ़ावा देता है। ये इट स्टिमुलेट वाइल रिलीज, इट स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस एंड सीक्रेशन, इट स्टिमुलेट सलाइवा फ्लो। ठीक है, मतलब जो पाचन तंत्र है ना, उसके लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक प्रकार से स्टिमुलेटिंग रोल प्ले करता है। तो सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है, और जो है वो पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाता है, जो पैंक्रियाज है, बाकी ऑर्गन ग्लैंड्स है, उनके सिक्रेशन बढ़ जाते हैं यहाँ पे, और वाइल का रिलीज भी जो है वो बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि दी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम थ्रू द वेगस नर्व के, ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल को अफेक्ट करता है। ठीक है, देखिए मेडुला के, मेडुला में देयर इज वेगल सेंटर। ठीक है, हम देखते हैं कि जो फूड है, उस फूड की गंध के चलते, चाहे उसके स्वाद के चलते, उसकी बात करने के दौरान क्या हम उसको सेंस कर पाते हैं, और उसके चलते वेगस स्टिमुलेट करती है, और वेगस के स्टिमुलेशन से ही क्या होता है बेटा, पैरस जो है वो तमाम तरह के सिक्रेशन जो है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर वो बढ़ जाते हैं वो। ठीक है ना, क्लियर? ठीक, इसके अलावा हमें मालूम है लोकलाइज जो हार्मोन निकलते हैं कि स्टमक से गैस्ट्रिन निकला, फिर जो है वो इंटेस्टाइन से एंट्रोगैस्ट्रिन गैस्ट्रॉन निकला, तो ये सब आपस में एक दूसरे को फीडबैक कंट्रोल करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अभी हम एकदम बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। हमने आपसे कहा कि न्यूरल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। अभी आप उसमें मत पढ़िएगा कि सर आपने पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में डिफरेंस नहीं बताया, क्योंकि जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां हमको पढ़ना ही पड़ेगा उसको। अभी सिंपल समझ लीजिए कि आपके जो है वो बॉडी में देयर इज अ सिस्टम, जो एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो बॉडी पार्ट्स को अलग अलग प्रकार से अफेक्ट कर सकते हैं। कई जगह पर एक समान भी काम करते हैं, कई जगह पर अपोजिट प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन इज कंट्रोल लार्जली बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पहला एमसीक्यू तो ये बनता है कि जो पाचन तंत्र है उसमें सबसे अधिक इफेक्टिव जो नर्वस सिस्टम काम करता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। साथ में जो लोकल रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे फूड आया तो फूड आने के बाद पेरिस्टाल्सिस इंड्यूस हो गया, फिर वाल्व खुल गया, तो ये कहलाते हैं एंटेरिक रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। तो एंटेरिक रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं बेटा, कि फूड का मूवमेंट हुआ, वाल्व ओपन हो गया फूड के आने पे, ये एंटेरिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है ना, एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम results in the secretion of digestive juice, increased mobility in of the stomach and slowing down movement of food from the stomach to the small intestine। क्या ठीक, तो कहने का मतलब ये है जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट करता है तो स्टमक के अंदर मोटिलिटी बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाता है, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन बढ़ जाता है। क्या, और फूड का जो मूवमेंट है जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन वो थोड़ा स्लो डाउन होता है ताकि फूड पच सके वहां पेट के। और अब इस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कौन करता है, सोचने पे भी कुछ अच्छा सोचा खाने के बारे में तो भी उससे भी हमारा सिस्टम इंड्यूस करता है, ब्रेन है वो तो। ठीक है, देखने पर टेस्ट ऑफ स्मेल ऑफ फूड के टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड के डिस्टेंशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, कीमो रिसेप्टर डिटेक्टिंग द न्यूट्रिएंट एंड पीएच। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आप कब देयर आर सम काइंड ऑफ सीक्रेशंस होते हैं, कुछ ऐसे जो है वो कुछ ऐसे हम कहते हैं कुछ इस तरह के जो है वो दवाइयां होती हैं जो आपके जिनको मुंह में लेने के बाद हमें भूख, पीने के बाद हमें भूख का एहसास होता है। तो वो सब क्या होते हैं, वो सब जो है वो लोकल केमिकल होते हैं जो आपके सिस्टम को इंड्यूस करते हैं भोजन लेने के लिए। ठीक है, दवाइयां आती हैं ऐसी, भूख बढ़ाने की दवाई भी आती है, लेकिन वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बगैर उसको नहीं लेना चाहिए। क्या ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल पर जो है वो इंड्यूसिंग इफेक्ट रखता है, ये सिक्रेशंस को बढ़ाता है, भोजन के पचने को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी क्या लिखता है, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशन आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल। सलाइवा तो होता ही है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन में न्यूरल सिग्नल्स होते हैं। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म, चाहे लोकल हो चाहे थ्रू सीएनएस के। मैंने कहा ना आपसे कि लोकल जो है माइंट्रिक रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो भी रोल प्ले करते हैं इसमें। ठीक है, जो याद है ना आपको कि यहाँ पर हमने देखा था कि ऑर्बक्स प्लेक्सस था, मीसनस प्लेक्सस थे, याद है ना। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने क्या बोला आपसे, हमने कहा आपसे कि जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू वेगस नर्व अफेक्ट कर रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कर रहा होता है यहाँ पे।
हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब गैस्ट्रिक मैंने कहा ना आपसे कि गैस्ट्रिन निकला, उसने जो है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ाया उसने, फिर एंट्रोगैस्ट्रिन गैस्ट्रॉन निकला स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसने उसको सिक्रेशन को कम किया उसने के, तो पूरा फीडबैक कंट्रोल चल रहा होता है। सिक्रेटिन निकला ड्यूडेनम से, उसने जाके काम किया पैंक्रियास पे, रिलीज किया पैंक्रियाटिक जूस को। कॉलसिस्टोकाइनिन निकला, उसने गॉलब्लैडर को स्टिमुलेट किया, वहां से निकला केमिकल के। तो ये सब लोकल हार्मोन काम कर रहे होते हैं। हम ऑलरेडी इनके बारे में पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। देखिए ना, है ना, हमने क्या देखा, हमने कहा कि स्टमक की म्यूकोसा से ही गैस्ट्रिन निकलता है स्टमक से, और वो स्टमक के अंदर ही गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कॉलसिस्टोकाइनिन सीसीके निकलता है जो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है और गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, वाइल को रिलीज करता है, ठीक है ना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जो है वो सिक्रेटिन निकलता है जो पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है, और सिक्रेटिन पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है और पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज होने में रोल प्ले करता है, ठीक है। कॉलसिस्टोकाइनिन आल्सो वर्क्स ऑन दी पैंक्रियास के। फिर हमने क्या बोला, एंटेरोगैस्ट्रॉन जो है वो निकलता है कहां से, वो एंटेरोगैस्ट्रॉन भी निकलता है कहां से बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन निकलता है, और जो स्टमक में के लिए इनहिबिटरी काम करता है, सिक्रेशन को वो कम करता है, ठीक है। देखिए, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक इपिथेलियम, ठीक है। कॉलसिस्टोकाइनिन ये पैंक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रेशन को बढ़ावा देता है, साथ में गॉल ब्लैडर को एम्प्टी करता है, वाइल को रिलीज करवाता है। सिक्रेटिन जो होता है वो पैंक्रियास से वाटर और बाइकार्बोनेट के रिलीज के लिए जो काम करता है, वाइल डक्ट को भी स्टिमुलेट करता है सिक्रेटिन, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं फूड की कैलोरीफिक वैल्यू पर, ये तो बात क्या। अब देखो, लेकिन अभी हम जो है वो मैंने आपसे कहा, देखो अब आपको बता दूं मैं कि अब आप में से कई लोग दिमाग में सोचेंगे कि सर आपने हमको जो फूड का जो न्यूरल कंट्रोल जो है फूड का है वो आपने बहुत ब्रीफ में बताया एनसेट अकॉर्डिंग। हम नेक्स्ट क्लास में बेटा उस पर बात करेंगे, जिसमें हम जो है थोड़ा सा हम इसको हम जो है वो सैटिस्फैक्शन सेंटर, हंगर सेंटर, वहां पर हम बात करेंगे इसमें। तो अभी हम बिल्कुल एनसीईआरटी पर, पहले हम एनसीईआरटी में जो लिखा है उसे कवर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा मेडुला, कैसे हमारा अलग अलग जो ऑर्गन है वो, कैसे हमारा नर्वस सिस्टम फूड को सेंस कर पाता है, कैसे जो है वो हमें मालूम चलता है कि अब खाना नहीं खाना है, सैटिस्फैक्शन सेंटर कहता है जो है वो भूख का सेंटर क्या होता है, उस पर हम ब्रीफ में बात करेंगे, क्योंकि इसका डिटेल हमें नर्वस सिस्टम एंड हाउ पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं कि जो हम फूड खाते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है, कितना कैलोरी, हम कितना एनर्जी उस फूड से हमको मिलता है, ठीक है। तो अब याद रखिए बेटा, ये चूंकि एनसीईआरटी में नया जुड़ा हुआ पैराग्राफ है तो ये हमको ध्यान में रहना चाहिए बेटा, ठीक है। देखिए, the energy requirement of animals and the energy content of food are expressed in terms of the measure of heat energy, because heat is the ultimate source of all energy, के दिस इज ऑफन मेजर्ड इन कैलोरी। जो हम फूड के अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम कैलोरी में या जूल में उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। फिर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, एक कैलोरी का मतलब क्या हुआ बेटा, हमने कहा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। क्या एक कैलोरी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, 1 ग्राम वाटर को हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ाने के लिए जितना हमको जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो 1 जूल या 1 कैलोरी के बराबर आ गया, क्या, ठीक है, ठीक। तो जो फिजियोलॉजिस्ट हैं वो किलो कैलोरी वर्ड यूज करते हैं बेटा। किलो कैलोरी मतलब 1 किलोग्राम वाटर को हम 1 डिग्री से, किलो में मतलब बढ़ गया 10⁻³ सेट के, तो 1 किलोग्राम वाटर जो है वो हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रेज करने के लिए जितना लगेगा उसे हम 1 किलो कैलोरी कहते हैं, ठीक है ना। कैलोरी, कितना कैलोरी किसी फूड से मिलता है उसे नापने के इक्विपमेंट को हम बम कैलोरीमीटर कहते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम फूड को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हम पता लगाते हैं कितना एनर्जी इससे मिलता है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर जो होता है बेटा उसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि कितना कैलोरी जो है वो फूड के अंदर प्रेजेंट है, याद रखिए। जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल जो वैल्यू है हम कहते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू जो साइंटिस्ट मानते हैं, जो फिजियोलॉजिकल वैल्यूज हैं वो हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको मतलब जो आपका जो है हम कहते हैं कि जो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपका 4 किलो कैलोरी एनर्जी देगा, और 1 ग्राम जो है वो आपका जो है वो जो प्रोटीन है 4 किलो कैलोरी एनर्जी देगा, लेकिन फैट जो है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। ये इसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू के। लेकिन जैसे हम ग्रॉस वैल्यू की बात करें हम, तो ग्रॉस वैल्यू मतलब जो एक्चुअल में इक्विपमेंट के अंदर दिखाई पड़ता है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल वैल्यूज थोड़ी डिफर करती है, बॉडी में काम थोड़ा अलग तरीके से होता है।
जो बॉम्ब कैलोरीमीटर में काम थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट वे में होता है, तो थोड़ा सा फर्क आता है। तो जो ग्रॉस वैल्यू जो एनर्जी का निकलता है वो निकलता है फैट का जो कार्बोहाइड्रेट का 4.1 निकलता है, प्रोटीन का 5.65 निकलता है, फैट का 9.45 निकलता है। लेकिन जो भी एनर्जी कैलकुलेशन है, जो भी मेडिकल प्रोफेशन में या बायोलॉजी में जो कैलकुलेशन किए जाते हैं वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू के आधार पर किए जाते हैं। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी और 1 ग्राम फैट होता है 9 किलो कैलोरी। ठीक है ना बेटा, क्लियर, याद रखेंगे। चलिए, तो अब एक काम करेंगे बेटा, हम नेक्स्ट अभी हम यहां पर बात खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि एक तो मैंने आपसे कहा है कि थोड़ा सा आपको मैं न्यूरल कंट्रोल वाले पार्ट को थोड़ा और क्लियर करूंगा मैं। अभी मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बताया, पैरासिम्पैथिक का रोल बताया, लेकिन एनसीईआरटी में ये चीजें मिसिंग है कि कहां पर हंगर सेंटर है, कहां पर सैटिस्फैक्शन सेंटर है, तो उस पर हम बात करेंगे। और फूड के एब्जॉर्प्शन को हम देखेंगे, कैसे फूड एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट कैसे होता है फूड, उस पर हम बात करेंगे। देन चैप्टर इज फिनिश, खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है ना, ठीक है। लेक्चर थोड़े लंबे हैं बेटा, क्योंकि हमको जो है टाइम पे सिलेबस पूरा करना है और हमें क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है हमको। ठीक है बेटा, इसलिए तो लेक्चर थोड़े से लंबे होते हैं। और इन्वेस्टिंग टाइम इन दिस लेक्चर वर्थ बेटा, क्योंकि आप इसमें जब लेक्चर के पहले और बाद जब निकलते हैं बाहर क्लास से, आप मतलब आपका क्लासरूम घर ही आपका क्लासरूम है, तो काफी फर्क पड़ता है, काफी चीजें हम सीख चुके होते हैं, काफी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके होते हैं। ठीक है ना बेटा, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.